हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे IUCN के बारे में। ठीक है, रेड बुक कैसे जारी की गई उसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे। IUCN कैसे डेवलप किया गया और IUCN ने किस तरीके से रेड बुक जारी की। रेड बुक होती क्या है, तो जो हमारी जातियाँ संकटापन्न होती हैं, ठीक है, उनको हम किस में रखते हैं, रेड बुक में रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेड बुक के बारे में और IUCN के बारे में। ठीक है, IUCN तो प्रकृति एवं जैव विविधता को बचाने के लिए, ठीक है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी प्रकृति है, उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि बहुत सारी जातियां इसी तरीके से विलुप्त हो गई और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इसीलिए ये सब IUCN की स्थापना की गई, जिससे हमें पता चलता रहे थोड़े थोड़े समय पे कि किन प्रजातियों पे संकट है, जिससे हम उन्हें क्या करें, संरक्षित कर सके, उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठा सके और उन्हें आने वाले निकट भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। बस इसके लिए ही हमने इन सब की स्थापना की थी। ठीक है, तो प्रकृति एवं जैव विविधता को बचाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, नाम क्या था इसका, 1948 में फ्रांस में। ठीक है, नाम क्या था इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब IUPN। हमारे प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1948 में फ्रांस में की गई, जिसका नाम क्या था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। लेकिन बाद में 1956 में इसका नाम बदलकर IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर दिया गया। ठीक है, जो हमारा IUPN मतलब प्रोटेक्शन को यहाँ पर बाद में क्या कर दिया गया, कंजर्वेशन कर दिया गया। तो 1956 में IUPN का नाम बदलकर IUCN का CN कर दिया गया, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा के निकट क्या है, ग्लैंड नामक एक स्थान है, वहीं पर इसका क्या है, हेडक्वार्टर स्थित है। क्या क्या देखा आपने कि प्रकृति एवं जैव विविधता को बचाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1948 में फ्रांस में की गई, जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, 1956 में इसका नाम बदलकर IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रख दिया गया, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जिनेवा के निकट ग्लैंड नामक स्थान पर है। ठीक है, अब 1963 से प्रकृति के संरक्षण के लिए, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो वर्ष 1963 में हमने अभी दो चीजें इसमें से रिलेटेड पढ़ी है, 1948 और 1956। ठीक है, अब 1963 पे क्या हुआ, प्राकृतिक संरक्षण के लिए क्या किया गया, प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए
IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति, ठीक है, कार्यक्रम। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, इसमें दो सम्मिलित थे, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा उत्तर जीविता आयोग, ठीक है। 1963 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा उत्तर जीविता आयोग के सहयोग से एक रेड बुक जारी की गई, ठीक है। इसमें टोटल 9 कैटेगरीज हैं जिसमें जीव जंतुओं को विभाजित किया गया है, ठीक है। उन्हें किस तरीके से कि वो संकटापन्न है, कि वो संकट में है, कि विलुप्त हो गई है, कि क्या है उनकी स्थिति, इसको दर्शाने के लिए रेड बुक जारी की गई है। कब जारी की गई? 1963 में। किसके द्वारा जारी की गई? IUCN द्वारा। किसकी मदद से जारी की गई? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा उत्तर जीविता आयोग के सहयोग से। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। IUCN क्या है, IUCN कब स्थापित हुआ और IUCN के द्वारा रेड बुक अस्तित्व में आई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरीज हैं और कौन सी कैटेगरीज में किन किन जंतुओं को शामिल किया गया है। तो रेड बुक में हमारी ये 9 कैटेगरीज हैं, ठीक है। पहली हो गई विलुप्त, एक्सटिंक्ट, वन से विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW से हम इसे डिनोट करते हैं और इसे EX से डिनोट करते हैं। संकट, अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR, संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड, EN से डिनोट करते हैं। संवेदनशील, इसे हम वनरेबल, VV से डिनोट करते हैं। संकटापन्न, नियर थ्रेटेंड, NT से डिनोट करते हैं। संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न, LC से डिनोट करते हैं। आंकड़े पर्याप्त नहीं है जिनके बारे में, डेटा डेफिशिएंट, DD से डिनोट करते हैं हम इसे। आंकड़े उपलब्ध नहीं, नॉट इवेल्युएटेड, NE से डिनोट करते हैं। ये हो गई हमारी 9 कैटेगरीज जिनके अंतर्गत अब हम एक एक कैटेगरी को लेंगे और देखेंगे कि कौन सी जातियां विलुप्त की श्रेणी में आती हैं, कौन सी वन से विलुप्त में आती हैं, कौन सी अति संकटग्रस्त हैं, कौन सी संकटग्रस्त हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम पहला देखेंगे, विलुप्त। तो विलुप्त में ऐसी जातियां आती हैं जो कि 50 वर्षों या 50 वर्षों से ज़्यादा से, ठीक है, अपने प्राकृतिक आवास में उनको देखा ही नहीं गया है। वो पूरी तरीके से जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज की डेट में अगर हम सोचें, जैसे एग्जांपल ले लो आप डायनासोर का, तो क्या आज आप डायनासोर देख सकते हो? नहीं। ये कभी 50-60 साल पहले कभी ये जातियाँ पृथ्वी पर उपलब्ध थी, पृथ्वी पर थी, पर आज की डेट में वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं। 50 वर्षों से अधिक उनका जो स्थल था, जो उनके प्राकृतिक स्थल थे, जहाँ पे वो मुख्यतः पाई जाती थी, जहाँ वो मुख्यतः ग्रोन अप होती थी, वहीं पर वो नहीं दिखाई दे रही हैं। इन जातियों को हम किस में रखते हैं? विलुप्त श्रेणी पे रखते हैं। कौन कौन सी जातियां हैं हमारी? पहला तो हम देख ही लिए, डायनासोर, ठीक है, मैमथ, डोडो पक्षी। डोडो पक्षी कहाँ की विशेषता थी? ये क्वेश्चन आता है, आप लोग लिख लीजिए, मॉरिशस, ठीक है। लाल तोता, अंटार्कटिका में जो भेड़िया पाया जाता था, अंटार्कटिका भेड़िया। ये सारी जातियां, ये सारी प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी है। मतलब बहुत टाइम हो चुका, 50 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं, इन्हें इनके ही प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। मतलब ये जो जातियां हैं वो अब पूरी तरीके से विलुप्त हैं, ये पृथ्वी पर अब नहीं पाई जाती हैं। इसको हम किस में रखते हैं? विलुप्त में, ठीक है। दूसरा ले लीजिए, वन से विलुप्त। वन से विलुप्त कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो कि अपने प्राकृतिक आवासों से या जहां पर उनके वन थे वहां से तो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनको किसी न किसी रूप में संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे हमारे नेशनल पार्क में या कुछ अभ्यारण्यों में उन्हें देखा जा सकता है, तो उन जातियों को बोलते हैं वन से विलुप्त। मतलब अपनी जगह से वो विलुप्त हो चुकी हैं, जहां पर उनके प्राकृतिक आवास थे वो वहां पे नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उनको
हम अपने चिड़ियाघरों में या फिर अभ्यारण्यों में कहीं ना कहीं हम उन्हें क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। उन जातियों को हम किस में रखते हैं, वन से विलुप्त। आप नाम से ही देख रहे हैं कि अपने जगह से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको संरक्षित किया जा रहा है। ये किस में आती है, वन से विलुप्त में। तीसरा हमारा होता है अति संकटग्रस्त। अति संकटग्रस्त मतलब ये जातियां जो है वो पूर्णतः विलुप्त नहीं हुई हैं, परंतु होने की कगार पर हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से विलुप्त तो नहीं हुई हैं, लेकिन विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया, अगर इनके संरक्षण के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में ये जातियां भी क्या हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। देखिए, जातियों का विलुप्त होना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। हमें जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी फूड चेन होती है, हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक जो पक्षी है, कोई भी एक प्रजाति है, अगर उस फूड चेन से गायब हो जाती है तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एक गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इधर से उधर हो जाती है। इसे ही हम कह रहे हैं, आज के शब्दों में आप देख रहे हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ करना, प्रकृति का दोहन करना, इन्हीं सारी चीज़ों को बोला जा रहा है। ठीक है, और अगर आप मेन तो जो संकट है कि आप लोग जो वनों की कटाई हो रही है, जो हमारे विकास के लिए जो कार्य हो रहे हैं, उनके लिए हम वनों की कटाई कर रहे हैं। चाहे आप रोड निकालने की बात करिए, चाहे आप उद्योगों के संवर्धन की बात करिए, तो अगर किसी भी प्रजाति है उसके आप रहने की जगह ही खत्म कर दोगे तो वो कैसे विकसित होगी, उसका वो आने वाले टाइम पे किसी न किसी तरीके से तो उसके ऊपर खतरा उत्पन्न ही होगा। ठीक है, तो हम अति संकटग्रस्त जातियों में किनको रखते हैं कि वो जातियां जो विलुप्त होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई हैं, उनको हम किस में रखते हैं, अति संकटग्रस्त पे। कौन कौन सी जातियां इसमें सम्मिलित हैं मुख्यतः, वो देख लीजिए आप। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, मध्य भारत में, राजस्थान में, गुजरात में। इसे बोला जाता है ये उड़ने वाला सबसे भारी पक्षी होता है। ठीक है, उड़ने वाला सबसे भारी पक्षी होता है। मतलब जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, मध्य भारत हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया, वहां पर पाया जाता है क्या, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसकी श्रेणी में आके खड़ा हो गया, ये संकटग्रस्त श्रेणी में। यह उड़ने वाला सबसे भारी पक्षी बोला जाता है। दूसरा इसी के अंदर लिखिए, हिमालयन बटेर। एक बात और, कुछ कुछ जीवों को संकट, आप कुछ कुछ बुक्स में देखेंगे या कहीं कुछ जगहों पे देखेंगे तो इनको संकट, जैसे जो कुछ संकटाग्रस्त हैं उनको आप संकट वाली जातियों में भी देखेंगे। तो आप एकदम से कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैं जहाँ लिखा रही हूँ उसको वहीं पे याद कर लीजिए। मैंने पूरी तरीके से रिसर्च करके ही यहाँ पे जो भी चीज़ें लिख रही हूँ तो लिख रही हूँ। ठीक है, तो हिमालयन बटेर यह पाया कहाँ जाता है, पश्चिमी हिमालय पे। पहले यह विलुप्त की श्रेणी में रख दिया गया था। ठीक है, 1876 के बाद से इसे देखा ही नहीं गया था, लेकिन 2003 में यह नैनीताल में फिर से देखा गया और इसको वहां से उठाकर अति संकटग्रस्त प्रजाति में जो है लाके सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, दो चीजें हो गई हमारी। इसी में अब तीसरी लिखिए, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, यह ठंड के टाइम में, शरद ऋतु में क्या है, राजस्थान के केवला देव नेशनल पार्क में देखी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार आया हुआ है कि साइबेरियन क्रेन किस नेशनल पार्क में देखा जाता है। तो शरद ऋतु में यह राजस्थान के केवला देव जो नेशनल पार्क है वहां पे देखा जाता है। ठीक है, इसे भी किसमें शामिल किया गया है, संकट, अति संकटग्रस्त में। मुख्यतः यह साइबेरिया में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन राजस्थान के केवला देव नेशनल पार्क में जब शरद ऋतु आती है तो ये पक्षी वहां पर आके निवास करते हैं। ठीक है, चौथा पिग्मी हॉक।
ये कहाँ पाया जाता है मुख्यतः? मानस वन जीव अभयारण्य में। ये सबसे छोटा जंगली सुअर है जो कि घास के मैदानों में रहता है। ठीक है, अगला देखिए 5वां, घड़ियाल। इसे कहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है? तो जो चंबल घड़ियाल केंद्र है उसे यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, चंबल अभयारण्य में। इसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, कभी लिखा होगा राजस्थान में स्थित है, कभी लिखा होगा एमपी में स्थित है, तो इसको लेके आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, आगे छठवां है जॉर्डन कर्सर। ठीक है, यह पाया कहाँ जाता है? आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। यह यहाँ का स्थानिक ठीक है, स्थानिक पक्षी है। इसे श्री लंकमलेश्वर, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य में संरक्षित किया जा रहा है। छठवां हो गया। अब सातवां देखिए, गंगा शार्क। ठीक है, गंगा शार्क हो गई, पौंडीचेरी शार्क हो गई, और हमारे गिद्ध हो गए। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? अति संकटग्रस्त प्रजातियों में है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारी श्रेणी है वो है कौन सी? संकटग्रस्त। इनको क्या है कि विगत 10 वर्षों में, ठीक है, 70% की कमी आई हो, और इनकी जो कुल जनसंख्या है वो 2500 से कम हो, तो हम उसको किस श्रेणी में रखते हैं? संकटग्रस्त में। कौन कौन से हैं? सिंह, पुच्छ बंदर। ठीक है, कहां पाए जाते थे ये? याद करिए। और नीलगिरी ताहर, ये भी नीलगिरी में ही पाए जाते थे, जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसमें पाए जाते थे। ठीक है, नीलगिरी ताहर ये हमारे वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं दोनों। दूसरा लिखिए, संगई या थामिन। यह है मणिपुर के केबुला लाम जाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। केमुला लाम जाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता होगा। जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मणिपुर के संगाई या थामिन, यह मणिपुर के केबुला लाम जाओ नेशनल पार्क में इनको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा हिम तेंदुआ। हमने ऊपर जितने भी नेशनल पार्क हैं सब उधर हिम तेंदुआ आता है। ठीक है, जो हमारे हिमालय से लगे हुए जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। ठीक है, हिम तेंदुआ को क्या बोला जाता है? पहाड़ों का भूत। कभी पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा कि पहाड़ों का भूत किसे बोला जाता है? हिम तेंदुआ को बोला जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो जो भी हिमालयन क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, पांचवा याद रखिए, गंगा डॉल्फिन।
2009 में फैक्ट और लिख लीजिए, 2009 में प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ चालू किया गया था। ठीक है, फैक्ट ही है, लिख लीजिए, अभी याद आ गया मैंने लिखवा दिया। हिम तेंदुआ पाया कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। बोला क्या जाता है इसे? पहाड़ों का भूत। 2009 में प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ जो है वो चालू किया गया था। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। यह है हमारा जो है मतलब इंडिया का गंगा डॉल्फिन हमारा क्या है? जलीय पशु है। और गुवाहाटी ने इसे अपना शहर गुवाहाटी ने इसे अपना शहर पशु घोषित किया है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन हो गई हमारी। विगत 10 वर्षों में संकटग्रस्त में कौन सी आती हैं? जो कि विगत 10 वर्षों में 70% की कमी हो या इनकी कुल जनसंख्या 2500 से कम हो गई हो। सिंहपुच्छ बंदर हो गए, नीलगिरी ताहर, ये दोनों वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। संगाई या थामिन, या मणिपुर के केबुला लाम जाओ नेशनल पार्क में पाई जाती है। केबुला लाम जाओ एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हिम तेंदुआ यह जो भी हिमालयन क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पाया जाता है। इसे पहाड़ों का भूत बोला जाता है। 2009 में प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ स्टार्ट किया गया था। गंगा डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। इतना आपका क्लियर हो गया, इतनी चीजें। चलिए हम आगे देखते हैं और कौन सी प्रजातियां हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इसमें अगली जो है वो है लाल पंडा। जो हमारा तिब्बती एरिया है, ठीक है, जो ये असम हो गया, मेघालय, इधर 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 पूरा लाल पंडा जो है वो पाया जाता है। तिब्बती, सिक्किम, असम और जो उत्तरी हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उत्तरी अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर लाल पंडा पाया जाता है। ये भी किसमें आ गया है? संकटग्रस्त में। फिर पैगोलिन, यह मुख्यतः चींटी और दीमक को खाती है। बारिश के टाइम पे आपको अपने इधर दिखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें लिखिए पैगोलिन, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, ये सब किस में आते हैं? संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हमने विलुप्त देख लिया, वन से विलुप्त देख लिया, अति संकटग्रस्त देख लिया और संकटग्रस्त देख लिया। अब हम अपनी अगली श्रेणी देखते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगली है हमारी संवेदनशील। ठीक है, तो वे प्रजातियां जिनके मतलब ऐसी प्रजातियां जो जिन वनों में रह रही हैं, जो कि उनके प्राकृतिक आवास हैं, उन वनों में ही संकट उत्पन्न हो गया है, तो उनको किधर रखते हैं हम? संवेदनशील में। वो प्रजातियां जिनके वनों में संकट उत्पन्न हो गया है, उसे हम किस में रखते हैं? संवेदनशील जातियों में रखते हैं। ठीक है, इसके लिए और कुछ कैटेगरीज होती हैं कि विगत 10 वर्षों में 50% की कमी आई हो। ठीक है, वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो 10,000 से कम हो। ठीक है, और 1000 से जो परिपक्व सदस्य हैं, 1000 या 1000 से कम इनके परिपक्व सदस्यों की संख्या हो। वो सारी किस में आती हैं? संवेदनशील प्रजातियों में आती हैं। ठीक है,
इनमें लिखिए कौन कौन से हैं। एक सींग वाला गेंडा, कहाँ पाया जाता है ये? कांजीरंगा में, ठीक है। चार सींग वाला मृग, कहाँ पाया जाता है ये? गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। फिर बारहसिंघा, बारहसिंघा के अलावा क्या है? संगमरमर के रंग वाली बिल्ली, यह भी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है। संवेदनशील प्रजातियों में हम किनको रखते हैं? जिनके आवास में संकट उत्पन्न हो गया या जिनके वन जो जहां वो रह रहे हैं, जो उनके प्राकृतिक आवास हैं, वही वन जो है वो नष्ट होने की कगार पे आ गए हैं। तो उन जातियों पे, जिन जातियों पे संकट उत्पन्न होता है, उन जातियों को हम किस पे रखते हैं? संवेदनशील जातियों में रखते हैं। कैटेगरीज क्या होती हैं कि 10 वर्षों में 50% की कमी आई हो, वर्तमान में 10,000 से कम इनकी संख्या हो, 1000 परिपक्व सदस्यों, 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या हो, ठीक है। होता कौन कौन से हैं? एक सींग वाला गेंडा, कहाँ पाया जाता है? कांजीरंगा में। चार सींग वाले मृग, गिर नेशनल पार्क में। बारहसिंघा, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली। अगला हम देखते हैं, संवेदनशील के बाद कौन सी आती है? संकटापन्न। मतलब जो निकट भविष्य में जिनमें संकट उत्पन्न होने की आशंका है, उन्हें हम किस में रखते हैं? संकटापन्न में रखते हैं, ठीक है। इसमें भेड़िया, तेंदुआ, भेड़िया हो गया, तेंदुआ हो गया और अटर हो गई। इसको यूरेशियन अटर भी बोला जाता है, यूरेशियन अटर, ठीक है। संकटापन्न में ऐसी जातियां जिनके निकट भविष्य में जिनके ऊपर संकट है, जो कि निकट भविष्य में जिनके ऊपर संकट है, उन्हें हम बोलते हैं क्या? संकट। मतलब अभी तो वो ठीक ठाक संख्या में मौजूद है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा दिख रहा है कि उनके ऊपर संकट आ सकता है। उनमें कौन सी है? भेड़िया, तेंदुआ, यूरेशियन अटर, 3 चीजें शामिल हो गई, ठीक है। फिर आ गया हमारा संकट मुक्त, जो कि अभी पर्याप्त मात्रा में पाई जा रही हैं और निकट भविष्य में भी उनकी अच्छी खासी संख्या होने की संभावना है। मतलब अभी निकट भविष्य में भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो जातियां खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी। उन्हें हमने रखा है संकट मुक्त में। कौन सा हो गया हमारा? नीलगाय, जो कि अभी ठीक ठाक मात्रा में हमें मिल रहे हैं, ठीक है। चिंकारा और अंडमान में पाए जाने वाले जंगली सुअर। अब फिर हमारी बचती हैं 2 कैटेगरियां। पहला, आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है, और आंकड़े उपलब्ध नहीं। इसमें उन जातियों को रखा गया है जिनके बारे में कुछ आंकड़े जो है वो हमारे पास नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आंकड़े नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि वो किस कैटेगरी में जाएंगी। और दूसरी ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में कोई आंकड़ा, अभी तक कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। तो 9 कैटेगरीज को हमने देख ली और हमने ये देख लिया कि किस कैटेगरी में कौन सी जाति जो है वो आती है, ठीक है। अगले हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अभी हम कुछ प्रमुख संगठन देख लेते हैं, ठीक है, कुछ केंद्र देख लेते हैं और वो कहाँ पर स्थापित हैं वो देख लेते हैं। एक एक करके मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। पहला है हमारा भारतीय प्राणी या प्राणी विज्ञान केंद्र। कहाँ पर है ये? कोलकाता, ठीक है। दूसरा लिखिए पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, ठीक है। तीसरा है हमारा इंडियन
फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, चौथा लिखिए इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है ये? देहरादून में। ठीक है, पांचवा लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ पर है? नई दिल्ली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको एकदम से याद होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चाहे जितने भी रिलेटेड हैं वन से, उन सारी चीज़ों को, या पर्यावरण से, या फिर इकोसिस्टम से, मैं उनको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखवा रही हूँ। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में। देहरादून में कितनी चीजें स्थित हो गई? भारतीय वन्य जीव संस्थान हो गया हमारा, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज हो गया और इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज हो गया। अब भारतीय वन्य जीव प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह भोपाल में स्थित है। आप लोग इसको भी लिख लीजिए, भारतीय वन्य जीव प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, सातवां लिखिए केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, यह है इज्जतनगर बरेली में। ठीक है, भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। फिर नौवां लिखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। ठीक है, इतनी चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? देहरादून में। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और भारतीय वन्य जीव प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग जरूर से इनको याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिखते हैं दसवां लिखिए भारत का सबसे विशाल मछली घर, फ्रेश वाटर की मछली। ठीक है, मछली घर कहाँ पर स्थित है? रांची, झारखंड में। 11 लिखिएगा, 11वां नंबर अपना है भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। कहाँ है यह? राजस्थान में। ठीक है, अगला लिखिए भारत का सबसे
विशाल चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर, कोलकाता। क्या क्या देखा हमने? भारत का सबसे विशाल मछली घर, फ्रेश वाटर की मछलियां, रांची में। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर, कोलकाता। ठीक है, अब आती है अगला, देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहाँ पर स्थित है यह? नागपुर में। अगला देखिएगा, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र। प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। ठीक है, कौन कौन सा हो गया हमारा? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। क्रूजर कहाँ है? साउथ अफ्रीका पे। ठीक है, भारत का सबसे विशाल संग्रहालय तो हो गया। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान वर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। तो ये हो गई हमारी जो पर्यावरण से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी संस्थाएं हैं, जो भी हमारे पक्षी उद्यान हैं उन सबको हमने देख लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर बाद में मुझे कुछ एक दो फैक्ट और इससे रिलेटेड मिलते हैं तो मैं उन्हें बाद में ऐड करवा दूंगी। चलिए, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।